प्री 1 नंबर 2 नंबर से हमेशा रुक जा रहा था, मेंस में नहीं लिख पा रही थी। जब वैकेंसी आई एफएसओ की, उससे पहले तक मैं बिल्कुल जिसको पूरा एफएसओ की ही तैयारी करना, तो थोड़ा सा आप जीरो से बताओ मुझे कि क्या प्रोसेस रहता है। एक स्ट्रेटेजी ये भी रही थी कि मेरे जो टेस्ट में क्वेश्चन गलत होते थे, मैं उनको एक नोट में लिखती थी और उसको मैं पढ़ती थी बाद में, ताकि वो मैं दोबारा गलत ना करूं। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहता है कि किस टॉपर के हमें नोट्स मिल जाए, शॉर्ट नोट्स, कम समय में अच्छे से पढ़ लेंगे, चीज़ें अच्छे से कवर कर लेंगे, ये चीज़ें सही है? मुझे लगता है कि कितने घंटे पढ़ते थे? बोलते हैं ना सबकी इतने घंटे पढ़ना जरूरी है, 10 घंटे 12 घंटे, तो घंटे मायने रखते हैं। कितने टाइम तक पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन उस टाइम में आप कितना पढ़ रहे हो और आपके दिमाग में कितनी चीज़ें जा रही है वो मैटर करता है। क्या एक एवरेज स्टूडेंट को आना चाहिए इसमें, या फिर बिल्कुल आना चाहिए। मुझे तो लगता है कि एवरेज स्टूडेंट वो कर सकते हैं। आपकी कुछ ऐसी चीज़ें जो बाकी से कुछ आपने डिफरेंट किया और फाइनली फिर सिलेक्शन हुआ आपका? गीता की वो एक लाइन है, युद्ध भूमि में जाने से पहले इतना प्रयास कर लो कि आपको रणभूमि में कुछ भी नया नहीं लगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहूंगा। यदि आप भी एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि प्रीलिम्स से शुरुआत करें, मेंस से करें और इंटरव्यू, तीनों की तैयारी एक साथ कैसे करें, तो रुकिए, क्योंकि स्टूडियो आईक्यू लेकर आया आपकी पूरी एमपीपीएससी जर्नी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन। स्टूडियो आईक्यू के एमपीपीएससी फाउंडेशन प्रोग्राम में आपको मिलती है स्ट्रक्चर और कंप्लीट प्रिपरेशन, जहां शुरुआत से लेकर इंटरव्यू तक आपकी तैयारी कराई जाएगी। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए आरंभ एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच, जो कि बाइलिंगुअल रहने वाला है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट हैं और डेडिकेट आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बैच है सृजन एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच, जो कि डेडिकेट है इंग्लिश मीडियम को। इन दोनों प्रोग्राम में आपको मिलेंगे 1100 प्लस ओवर की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगी और प्रीलिम्स प्लस मेंस सिलेबस फोकस 14 बुक्स का कंप्लीट बुक सेट। साथ ही मिलेगा आपको डेडिकेट प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, उसके साथ में मिलेगी आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी। मेंस के लिए भी आपको मिलने वाला है क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज, और साथ ही आपको मिलने वाला है 5100 प्लस एमसीक्यू बैच, आंसर राइटिंग बैच और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। ये सब आपको इन बैचों में मिलने वाला है। और सबसे खास बात, प्लेटिनम प्रोग्राम की वैलिडिटी पूरे 4 साल की है। यानी अगर आप प्लेटिनम लेते हैं और वैलिडिटी पीरियड के अंदर एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरी फीस आपकी रिफंड हो जाती है इन प्रोग्राम के अंतर्गत। और अभी चल रही है स्टूडियो आईक्यू की फ्रीडम सेल। इस सेल में आपको अप टू 79% तक का डिस्काउंट मिल रहा है और साथ ही साथ डबल वैलिडिटी का भी बेनिफिट है। और डिस्काउंट लेने के लिए मेरा कूपन कोड अर्जुन100 यूज करें। और ज्यादा आपको डिटेल चाहिए कोर्स के बारे में तो दिए गए नंबर पर आप अभी बात कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो वहां से भी आप इसके बारे में चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, और आज हमारा सेकंड पॉडकास्ट हो रहा है एफएसओ का, जिसमें जानेंगे उनकी रणनीति के बारे में, कैसे क्या उन्होंने पढ़ा, के सोर्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस पॉडकास्ट में। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमने वहाँ पे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे टॉपर्स के नोट्स, टेस्ट कॉपी और मैम के जो नोट्स वगैरह होंगे या टेस्ट कॉपी वगैरह होंगी, अगर पॉसिबल होगी तो वहाँ पे शेयर कर देंगे। मैम स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। थोड़ा आप अपने बारे में बता दीजिए हमारी ऑडियंस। जी नमस्ते, मेरा नाम प्रिंसी पटले है, मैं बालाघाट से हूँ और अभी फ़िलहाल में ही मेरा फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है और उसमें मैंने 32nd रैंक प्राप्त की है। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी जो एफएसओ के दौरान मुझे प्राप्त हुआ है। सर वैसे तो मैं सिविल की स्टूडेंट्स थी तो मुझे एमपी की में तो उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन क्योंकि फूड टेक था पूरा, जो एक चैनल है स्व एजुकेशन करके, मेनली फूड टेक का ही है वो, तो मैंने उससे पढ़ाई की और मेरे खुद के नोट्स थे, मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाई जिससे कि मुझे लास्ट में रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल थे वो। और एमपी के भी मैंने खुद से ही नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट जैसे, जो रिवीजन में हेल्पफुल थे। और ऐसी मैंने तैयारी की और फिर मेरा रिटर्न भी अच्छा गया और फिर इंटरव्यू भी अच्छा ही गया। ओके अच्छा, अगर इंदौर की जर्नी की बात करूँ मैं शुरुआत से, तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में क्या रहा? आपने ग्रेजुएशन में क्या किया, देन इंदौर कब आना हुआ और फिर प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया था आपने सीवीटी का? जी, मेरा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से है और एमएससी भी बायोटेक्नोलॉजी से है। ग्रेजुएशन तो मेरा बालाघाट से ही हुआ है, सरदार पटेल कॉलेज से, और उसके बाद मैं कोविड के बाद मैं यहाँ पे आ गई इंदौर, और फिर मैं लगातार पीएससी की तैयारी में लगी रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हो पा रहा था। प्री 1 नंबर 2 नंबर से हमेशा रुक जा रहा था, मेंस में नहीं लिख पा रही थी। उसके बाद फिर जब वैकेंसी आई एफएसओ की, उससे पहले तक मैं बिल्कुल हार चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि बस हो गया, मैं वापस चली जाऊंगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप जब
हार मान लो तो एक बार खुद को एक बार फिर से मौका देना चाहिए, और वही मैंने किया और फिर मैंने एफएसओ की तैयारी शुरू की। हमारा ग्रुप था 4 लोगों का, जिसमें से चारों का ही रिटन क्लियर हो गया था। तो मैं ये मतलब अपने मम्मी-पापा की और अपने कुछ दोस्तों के बाद मैं अपने ग्रुप को बहुत मानती हूँ कि उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पे हूँ, और बस ऐसी मेरी तैयारी। अच्छा, आपने अगर सिविल की मैं बात करूं तो कितना समय उधर दिया और फिर आपने इधर स्विच क्यों करा एफएसओ में? एफएसओ की जो वैकेंसी आई है, जब मैंने इसका सिलेबस देखा, क्योंकि इसमें फूड टेक है और मेरा बायोटेक्नोलॉजी से रहा है, माइक्रोबायोलॉजी मेनली रहा है, तो मुझे ये सिलेबस लगा कि मैं कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने इधर स्विच किया। और जैसे कि अपन जानते हैं कि एफएसओ में पार्ट ए और बी में पेपर होता है, तो पार्ट ए तो एमपी का होता है जो कि सिविल में अपन पढ़ते ही हैं, और पार्ट बी जो फूड टेक था, और जब मैंने उसका सिलेबस देखा तो मुझे लगा मैं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने इधर स्विच किया। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है जिसको अब पूरा एफएसओ की ही तैयारी करना है, तो थोड़ा सा आप जीरो से बताओ मुझे कि क्या प्रोसेस रहता है, कितने नंबर के प्री होता है, कितने नंबर का मेंस होता है, कितने नंबर का इंटरव्यू रहता है, ताकि जो एक बिगिनर है उसको भी चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे कि 450 नंबर का जो होता है वो अपना रिटर्न होता है, और 50 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो जो मेरा रिटर्न में 323 मार्क्स थे, तो मेरा रिटर्न अच्छा था, बहुत अच्छा, लेकिन इंटरव्यू में मुझे इतने अच्छे नंबर नहीं मिले, लेकिन फिर भी मेरे रिटर्न में अच्छे नंबर थे, तो मेरा क्लियर हो गया। और ये सिलेबस अपना पार्ट ए और बी में पेपर होता है, एक में एमपी की 5 यूनिट होती है और बी में 10 यूनिट होती है, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी भी होती है पार्ट बी में, और एग्रीकल्चर की भी कुछ यूनिट्स होती है, और एफएसएसएआई का एक्ट, और जो भी अपन एफएसएसएआई के गाइडलाइंस वगैरह पढ़ते हैं वो सब कुछ होता है। तो मेरी तो तैयारी ऐसे शुरू हुई थी कि मैंने जब एमपी का तो सिलेबस ठीक है वो हम पढ़ रहे थे, तो वो यूज टू थे हम उस चीज़ से, लेकिन जब एफएसओ का सिलेबस देखा तो थोड़ा मुझे लगा कि यार इसकी तैयारी मैं कैसे शुरू करूँ। फिर बहुत टाइम बाद मैंने शुरू तो कर दी थी अपने खुद से, लेकिन बहुत टाइम बाद मुझे स्व एजुकेशन के बारे में पता चला, जो लखनऊ की एक टीम है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो, फूड टेक के लिए मेनली जानी जाती है। तो मैंने उनसे, मेरा एक फ्रेंड है उससे मैंने सब्सक्रिप्शन शेयर किया, मैंने थोड़ा देखा उससे, उनकी क्लासेस ली प्रॉपर, और नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि जो भी इसके लिए तैयारी करना चाहता है उसमें ज़रूर एक बार उनके प्लेटफॉर्म पे जाके विजिट करें, और उससे मैंने तैयारी शुरू की। फिर हमने टेस्ट दिए, और जो हमारा, मैंने जैसे कि कहा कि मेरा ग्रुप था, हमारा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन जिसको कहते हैं, वो था नंबर ऐसे आना है कि किसी के ज़्यादा आ गए या किसी की यूनिट्स वो अगर कंप्लीट है तो हमें भी करनी है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके बीच में हेल्दी कंपटीशन है तो आप डेफिनेटली कुछ कर लेंगे, और जो सक्सेस की होती है मेरे हिसाब से कंटिन्यूटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी साल हो गए, 5-6 साल लगभग हो गए पीएससी की तैयारी करते हुए, लेकिन अगर मैं वहीं पे क्विट कर देती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं बैठी होती आपके बीच में। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कंटिन्यूटी बहुत मैटर करती है आपकी। अच्छा, आपने बताया आपका ग्रुप था, तो ग्रुप में आप कैसे डिस्कस करते थे? डेली आप साथ में पढ़ते थे या फिर एक पूरा दिन पढ़ लिया आपने, फिर उसके बाद डिस्कशन चलता था? क्या फ़ायदा होता था ग्रुप डिस्कशन? सबसे पहले तो हम लोग सुबह मिलते थे अम्बे धाम, यहाँ पे जो मंदिर है वहाँ पे हम लोग चारों। तो हम लोग शुरू में हमने ये किया कि हमारी जो पहला बेसिक ये रहता है कि हम जो है एक बार कम से कम वो यूनिट को पढ़ लें। तो हम सारी यूनिट्स एक साथ पढ़ते थे सब लोग बैठ के। एक बार जब यूनिट ख़त्म हो गई उसके बाद में फिर हमने खुद से शुरू किया। फिर हम आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करते थे। हम जहाँ भी जाते थे, हम चाय पीने जा रहे हैं या हम ऐसे भी मिल रहे हैं, तो हमारा डिस्कशन यही रहता था। फिर हम टेस्ट सीरीज़ हमने ज्वाइन की एक ही जगह पे चारों ने, तो वहाँ पे भी हमारे नंबर ऐसे ही, किसी के ज़्यादा किसी के कम, और फिर अगर किसी के कम आए तो हमने डिस्कशन किया आपस में। और मेरी एक स्ट्रेटजी ये भी रही थी कि मेरे जो टेस्ट में क्वेश्चन गलत होते थे, मैं उनको एक नोट में लिखती थी और उसको मैं पढ़ती थी बाद में, ताकि वो मैं दोबारा गलत ना करूँ, क्योंकि वो चीज़ अगर दोबारा गलत होती है तो वो ज़्यादा हार्मफुल होती है मेरे ख्याल से। तो इसीलिए ये मुझे लगता है कि करना चाहिए। और फिर हमने ऐसे ही किया, लास्ट तक हमने खूब टेस्ट दिए, और PYQ सारे स्टेट्स के जो FSO के पेपर हैं उसके सारे PYQ हमने लगाए, और लास्ट तक हमारी यही स्ट्रेटेजी रही है। जब आपकी प्रिपरेशन चल रही थी FSO की, और जब एग्ज़ाम हुआ, देन इंटरव्यू हुआ, लग रहा था कि
हो पाएगा इसमें एफएसओ में? हाँ, काफ़ी डर था क्योंकि इतने टाइम से फेलियर देख रही थी, तो एक अंदर था कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं, कर पाऊँगी या नहीं। आप लास्ट तक प्रिपरेशन एग्ज़ाम के दिन तक भी आपको ये लगता रहता है कि पता नहीं यार हो पाएगा या नहीं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि एग्ज़ाम के जो 3 घंटे होते हैं अपने, वो बहुत मैटर करते हैं। वो दिन मैटर करता है आपका एग्ज़ाम का, इंटरव्यू का, क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन वो दिन भी होना चाहिए आपके फ़ेवर में। तो मुझे लग रहा था हो पाएगा या नहीं। जब मैं एग्ज़ाम दे के भी आ गई, उसके बाद में मैं श्योर नहीं थी कि मैं पता नहीं मैंने क्या किया है। लेकिन फिर जब धीरे-धीरे मैंने देखा, मिलाए, आंसर्स मिलाए और फिर मैंने नंबर काउंट किए, तो फिर हाँ, था कि हो जाएगा, रिटर्न हो ही जाएगा और नंबर अच्छे ही थे मेरे। फिर इंटरव्यू की भी तैयारी हमने साथ में ही की, चारों ने। अच्छा, रिटर्न में कितना स्कोर था आपका? मेरा 323 था। ओके। हाँ। और फिर इंटरव्यू का कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू आपका? में मैडम का वोट था और इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था, नो डाउट, बट पता नहीं मैम को शायद कुछ समझ नहीं आया हो, तो उन्होंने मुझे 17 नंबर मिले थे बस इंटरव्यू में। कितने समय तक आपका इंटरव्यू चला था और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे? जो रेडी करके गए थे आप पहले से प्लानिंग करके कि मैंने ये पढ़ा है तो यहीं से पूछ ले तो ठीक है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरा इंटरव्यू 10 से 12 मिनट ही चला था और मोस्टली सबके इतने ही देर चल रहे थे और मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था मेरे नाम से। मेरा नाम प्रिंसी है, तो मैम ने यही पूछा था कि अच्छा आप अपने नाम का इतिहास बताइए, आपका नाम किसने रखा? ओके। इस टाइप के क्वेश्चंस थे और फूड से तो मेरे से क्वेश्चंस नहीं पूछे बिल्कुल भी। और जो मेरा एरिया है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, बालाघाट से, वो ट्राइबल एरिया है, तो उन्होंने बैगा और गोंड जनजाति के बारे में मुझसे पूछा, उनका पहनावा और वो सब चीज़ें। और एक सर ने क्वेश्चन पूछा मुझसे कि जो तेल यूज़ करते हैं बैगा गोंड जनजातियों में मेनली, वो तेल किस चीज़ का तेल होता है वो। तो एट अ टाइम मुझे क्लिक नहीं किया, बट मुझे थोड़ी देर बाद याद आया, तो मैंने सर से बताया, तो फिर उन्होंने, और मुझसे बायोटेक के क्वेश्चन हुए थे जो मेरा ग्रेजुएशन है। अगर मेंस की मैं बात करूं तो आपका जो पार्ट ए है और पार्ट बी है, किस पे कमांड अच्छा था आपका? कौन सा इजी रह रहा था आपके लिए? मेरा ये था कि मैंने मेरी एक्यूरेसी सही थी एक्चुअली। ओके। मैंने पार्ट ए में 41 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें कि मेरे 3 ही गलत थे बस। और जो पार्ट बी था उसमें मैंने 84 अटेम्प्ट किए थे, उसमें मेरे 9 क्वेश्चंस रॉन्ग थे। और मेरा ये मानना था पहले से ही, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो क्योंकि ये माइनस मार्किंग वाला पेपर है, तो मेरा ये मानना था कि जो हमारे रॉन्ग क्वेश्चंस हो रहे हैं वो सिंगल डिजिट में हो तो ज़्यादा बेटर है। मतलब अगर 9 के अंदर ही हो जाए तो ठीक है। और जब दोनों पेपर के मिला के मेरे 13 ही क्वेश्चन गलत थे, तो 13-14 तो फिर वो मैनेजेबल था, वहाँ पे एक्यूरेसी सही थी। तो मुझे लगता है कि पार्ट बी में ज़्यादा अच्छी कमांड थी। अच्छा, ज्यादातर लोगों का मैंने देखा है कि एफएसओ में सिविल वालों का ही सिलेक्शन हुआ है। हाँ, सही है क्या? हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि पार्ट ए एमपी जो है वो लोगों को लगता है कि बस इतना सा है, हम तो कर लेंगे, लेकिन ये नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि इतना बड़ा एमपी आप कहाँ से कैसे पढ़ेंगे और कैसा पेपर आएगा। तो सिविल वाले बच्चे बहुत टाइम से करते होते हैं, तो उन्हें सब आइडिया होता है। और फिर फूड टेक ऐसा है कि जिन्होंने बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ा है, और डेफिनेटली उनका हुआ ही है सिलेक्शन। ओके। अच्छा, सोर्स वगैरह बता सकते हो आप कुछ? पार्ट ए का बताएं या फिर पार्ट बी, दोनों का भी एक मोटा मोटा कि आपने ये चीज़ें फॉलो की थी। मैंने पार्ट ए के लिए तो परीक्षा धाम पढ़ी थी, और जो बाद में सिलेक्शन तक एक बुक आई है, तो मैंने उसी से अपने नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स। मैंने शॉर्ट नोट पे बहुत ध्यान दिया है, मेरे हर उसके शॉर्ट नोट बने हुए थे, तो मैंने वो शॉर्ट नोट बना रखे थे। और पार्ट बी के भी मैंने प्रॉपर मेरे नोट्स थे जो मैंने पढ़े थे, उसके बाद भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। और लास्ट के डेज थे, 6-7 डेज, मैंने उन्हीं पे काम किया था, शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज किया था। तो मुझे लगता है कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं और आपको चाहिए सक्सेस, तो शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाए थे आपने शॉर्ट नोट्स? पहले तो मैंने लेक्चर्स लेके अपने नोट्स बनाए प्रॉपर, उसके बाद में मैंने उनसे जो मुझे बाहर से और कहीं से चीज़ें मिलती है वो मैंने उसमें ऐड करते गई, और फिर वही जो भी मुझे समझ में आ रहा था। और शॉर्ट नोट की एक खास बात होती है कि आपके शॉर्ट नोट सिर्फ आपको ही समझ आ सकते हैं, उसमें आप जो ऐड करते हैं और जो चीज़ें बाहर से जो भी आपको मिलती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन के लिए, और रिवीजन सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहता है कि किस टॉपर के हमें नोट्स मिल जाए, शॉर्ट नोट्स, तो हमारी तैयारी जो है और अच्छी हो जाएगी और कम समय में अच्छे से पढ़ लेंगे, चीज़ें अच्छे से कवर कर लेंगे, हमारा टाइम बच जाएगा। ये चीज़ें सही है? आप नोट्स तो ले सकते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स जो होते हैं
जो अपन नोट्स से ही शॉर्ट नोट्स बनाते हैं अपने, वो खुद को ही समझ आते हैं मुझे लगता है। तो नोट्स तो आप ले सकते हैं किसी के भी, तो आप मुझे लगता है कि खुद से शॉर्ट नोट्स अगर अपने से बनाएं, अपने से समझ के, तो अपने को वो चीज़ माइंड में रहती है कि हमने क्या कहाँ लिख रखा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि शॉर्ट नोट्स अपने होने चाहिए कुछ। अच्छा, आपका पढ़ने का शेड्यूल क्या रहता था? मॉर्निंग से लगा के इवनिंग तक, क्या कितने टाइम किस सब्जेक्ट को देते थे? पूरा प्लानिंग क्या रहता था पढ़ने का आपका? मॉर्निंग में वही रहता था सुबह से, तो सुबह से हमने पहले एमपी का थोड़ा हमने बाद में शुरू किया मैंने, मतलब क्योंकि एमपी ऐसा था कि मेरा पढ़ा हुआ था लेकिन फूड टेक बिल्कुल नया था, तो मैंने शुरुआत में फूड टेक पे ही ध्यान दिया। और मैं सुबह से पढ़ती थी, फिर बीच में मैं सुबह मंदिर जाती थी, वहाँ से आने के बाद फिर बीच में खाना खाने के लिए और फिर 1 घंटे नैप, बस उसके बाद फिर शाम को पढ़ाई, फिर शाम को थोड़ा टहल लिया, उसके बाद फिर रात में पढ़ाई, और फिर वही यही शेड्यूल रहा है। कितने घंटे पढ़ते थे? बोलते हैं ना सबकी इतने घंटे पढ़ना जरूरी है, 10 घंटे 12 घंटे, तो घंटे मायने रखते हैं? मुझे लगता है कि घंटों से ज़्यादा मायने प्रोडक्टिविटी रखती है आपकी, कि आप कितने कितने टाइम तक पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन उस टाइम में आप कितना पढ़ रहे हो और आपके दिमाग में कितनी चीज़ें जा रही है वो मैटर करता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं 18 घंटे पढ़ती थी या 16 घंटे पढ़ती थी, लेकिन मैं जितना भी पढ़ती थी वो प्रोडक्टिव होता था मेरे लिए। और आपको आपके दिमाग में आपका एक रोड मैप होना चाहिए कि आपको कब क्वेश्चंस लगाने हैं, कब आपको उसका एनालिसिस करना है, और कब आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं, और कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो ये डिसिप्लिन होना चाहिए मुझे लगता है। अब मैं आपके रिजल्ट पे आता हूँ। जिस दिन रिजल्ट आया था और आने वाला था, सबको पता लग ही जाता है कि आज रिजल्ट आने वाला है, आज या कल जैसा भी हो। क्या क्या चीज़ें चल रही थी, और अगर नहीं होता सिलेक्शन तो फिर क्या प्लानिंग होती है आपकी? ये था कि मैं रिज़ल्ट के टाइम तो मैं अपने घर पे ही थी, पेरेंट्स के साथ ही थी। शाम के टाइम रिज़ल्ट आया था 7 साढ़े 7 बजे समथिंग। उस टाइम पे घर पे चाचा चाची आए हुए थे और पापा ऑफिस गए हुए थे। तो मैं उस दिन बहुत अनएक्सपेक्टेड था लेकिन रिज़ल्ट आना, क्योंकि ये कोर्ट केस वाला जो चल रहा था उसका कुछ ऐसा था। तो उस टाइम पे लेकिन क्या हुआ, मैं ऐसी बैठी थी और मैंने सडनली अपना व्हाट्सएप खोला जिसमें एक पीडीएफ डली थी रिजल्ट की। तो पहले तो मुझे लगा कि शायद ये रिटर्न मजाक कोई कर रहा है, रिटर्न वाला ही रिजल्ट का पीडीएफ डाल दिया है। लेकिन फिर जब मैंने खोला तो जैसा कि मुझे एक्सपेक्टेड था कि मेरे नंबर अच्छे हैं और शायद इंटरव्यू में भी अच्छे ही हैं, तो मैंने जब पहली पेज पे अपना नाम नहीं देखा फिर मैं बहुत डर गई। फिर जब मैंने अपना नाम देखा उसके बाद मैंने मम्मी से बताया, चाचा चाची से बताया, फिर बहुत ज़्यादा सब बहुत खुश थे और मैं रोने लग गई, बहुत रोई मैं। उसके बाद मैंने पापा को कॉल किया तुरंत। मैं पापा को बता ही नहीं पा रही थी कि पापा रिज़ल्ट आ गया और मेरा हो गया। और जब मैंने बोला मैं रो रही थी तो पापा घबरा गए कि क्या हो गया, हुआ या नहीं हुआ। फिर भाई ने बात किया पापा से, फिर पापा थोड़ी देर में आए और फिर पापा को हक करके मैंने बहुत रोया, मम्मी को हक करके बहुत रोया। और फिर वो दिन ऐसा था जब मैंने अपने पापा के फेस पे अपने लिए प्राउड देखा इतना, और जब पापा मम्मी को कॉल आ रहे थे कॉन्ग्रेचुलेशंस के, तो मुझे ऐसा लग रहा था बस सब कुछ सफल हो गया मेरा जीवन। और पापा इतने खुश थे कि अभी तक भी मतलब मैं उनके फेस पे वो देखती हूँ ना अपने लिए, तो मुझे फील होता है कि यार ये चीज़ तो हर बच्चे को अपने माँ बाप को देनी चाहिए। मतलब मेरे पापा का इतना सपोर्ट है और मम्मी का विश्वास, उन दोनों और भाई मेरा, उन लोगों की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। उन्होंने कभी मुझ तक कोई बात आने नहीं दी। मैं आप जानते हैं कि एक लड़की के लिए कितना समाज में कितना प्रेशर रहता है शादी को लेके, और इतने टाइम से क्या कर रही हैं, बाहर रह रही हैं, ये सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे तक ये बात नहीं आने दी और उन्होंने सब कुछ खुद ही फेस किया, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें, लेकिन मुझ तक आने नहीं दी। और मेरे पापा ने हमेशा कहा कि तुम करो, हम हैं। ये चीज़ें उन्होंने हमेशा मुझसे कही और आज लगता है कि जो मैंने उनके लिए करके दिखाया तो, और मुझे उन्होंने ये भी बोला कि जिस दिन तुम सफल हो जाओगी ना उस दिन मेरी सारी मेहनत का फल मुझे मिल जाएगा। और मैं आज सच में मैंने उन्हें करके दिखाया। तो सबसे बड़ी बात तो यही होती है हर पेरेंट्स के लिए कि उसका बेटा या बेटी जो है, जिसके लिए उन्होंने बाहर भेजा है पढ़ने के लिए, जो सपने उन्होंने सजोए रखे कि मेरा बेटा या बेटी एक ऑफिसर बनेगा, जी, तो वो प्राउड मोमेंट सबके लिए एक स्पेशल डे होता है। बहुत स्पेशल होता है। उस रात नहीं, पूरी रात नहीं सो पाए थे हम लोग, कोई नहीं, मम्मी पापा भाई हम लोग सब बैठे ही थे रात तक, बहुत रात तक कॉल आते रहे, मैसेजेस आते रहे। और जब एक वो होता है ना, जब आप अपनी फ़ोटो डाल देते हो ना स्टेटस में वो, तो फिर वो लोग कहाँ-कहाँ से आपको कॉल करेंगे और कितने रिलेटिव्स निकल आएँगे वो आपको भी
उसी सही दिन है। पता चलेगा जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो यही हुआ मेरे साथ और मैंने एक्सपीरियंस किया अभी। अच्छा, इस जर्नी में ऐसे भी कुछ मोमेंट आए होंगे, सोशल प्रेशर जैसा कि आपने बताया, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें जहाँ लगा कि नहीं हो पा रहा मुझसे, अब मुझसे तैयारी कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, कुछ ऐसे फेसेस रहे? हाँ, बिल्कुल ऐसे फेसेस रहे हैं, क्योंकि मैं पीएससी की लगातार तैयारी कर रही थी सिविल के लिए, तो मेरा हो नहीं पा रहा था। तो एट द एंड जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जब एफएसओ की वैकेंसी आई उसके पहले तक मैं बिल्कुल हार चुकी थी कि अब बस हो गया, अब मुझे वापस जाना है, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। और फिर जैसा कि सोसाइटी का भी प्रेशर रहता है पेरेंट्स के ऊपर भी कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं और इतना टाइम हो गया और वहाँ पे रह रही हैं, कुछ हुआ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो मैंने सोच लिया था कि मैं चली जाऊँगी। फिर अचानक से वैकेंसी आई, मैंने अपने दोस्तों के साथ डिस्कस की और फिर मुझे लगा कि यार एक मौका खुद को देना चाहिए, एक लास्ट बार। और फिर वहीं से मैंने तैयारी शुरू की। तो फिर बीच में ये हुआ कि नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया एफएसओ का आने के बाद। फिर सब ब्लैंक लगने लगा, अब कुछ सामने नज़र ही नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर थोड़ा ये था उम्मीद कि हाँ आएगी वैकेंसी शायद, तो मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। मैंने वहाँ पे बंद नहीं की कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, मुझे लगा आएगी और मेरा विश्वास था, तो मैंने कंटिन्यू ही रखा। उसके बाद में जब वैकेंसी आई तो पोस्ट कम हो गई। फिर भी हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी। फिर मैंने कुछ सोचा नहीं कि पोस्ट कितनी है, या मुझे बस ये था कि मुझे एक चाहिए और वो मैं लेके रहूँगी। और मैंने बिल्कुल भी ढील नहीं दी अपनी पढ़ाई में, कंटिन्यू रखी। मैं घर नहीं गई जब तक मेरा एफएसओ की नोटिफिकेशन आने से लेके रिटर्न के रिजल्ट तक मैं घर नहीं गई थी। 1 साल हो गए थे करीब। मतलब ये सोच रहा था कि अब बस इसमें लेना ही है, लेना ही है तब तक लास्ट। नहीं जाएंगे हाँ, जब तक फाइनल इसमें वो होगा। एग्ज़ाम के बाद भी जब तक मैंने अपने नंबर काउंट नहीं कर लिए और मुझे लगने लगा कि हाँ हो जाएगा, तब तक मैं घर नहीं गई। उसके बाद ही मैं घर गई, उसके बाद फिर अच्छा, कुछ ऐसी चीजें जो जैसे बहुत सारे लोगों का मेहनत तो ऑब्वियसली हर कोई करता है, हाँ, पढ़ हर कोई रहा है, हाँ। लेकिन आपकी कुछ ऐसी चीजें जो बाकी से कुछ आपने डिफरेंट किया और फाइनली फिर सिलेक्शन हुआ आपका? मुझे लगता है कि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं टेस्ट जो दे रही थी, उसके बाद जो मेरे क्वेश्चंस रॉन्ग होते थे, वो मैंने लिखे अपने पास। तो क्या होता है उससे माइंड में मतलब वो क्वेश्चन दोबारा गलत करने के चांसेस नहीं होते हैं आपके पास। और फिर वो एक बार पेपर एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पेपर दे के तो आ जाते हो टेस्ट, लेकिन उसको एनालिसिस नहीं करोगे तो वही क्वेश्चन आपके बाद में रॉन्ग होते हैं। और जितने ज़्यादा हो सकते हैं टेस्ट पेपर और पीवाईक्यू पे ध्यान दिया है मैंने। तो यही रहा है मेरा। अच्छा, टेस्ट सीरीज वगैरह भी इसके लिए लगाई थी हाँ, आपने? टेस्ट सीरीज मतलब लगाई थी। कहाँ पे लगाई थी ऐसा कुछ? टेस्ट सीरीज कोई एक इंस्टीट्यूट तो या फिर? हाँ, एक एसएमजे में लगाई थी और एक सफलता आईएएस में लगाई थी टेस्ट ओके, सीरीज दो। फायदा होता है मतलब टेस्ट लगाने से? ऐसा होता है टेस्ट का, तो फायदा ये ही है एनालिसिस करना, जो अपन एनालिसिस करना और एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हमको टेस्ट से मिलती है। ठीक। हाँ, बाकी पेपर तो जो पेपर आता है और जो टेस्ट सीरीज रहती है वो टोटली डिफरेंट रहती है वैसे तो, लेकिन हाँ इन सब चीज़ों से हम टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। अगर वापस से आपको एफएसओ देने का मौका मिलता है, आप क्या बेहतर करेंगे उसमें? मैं इसके लिए ये और बेहतर कर सकती हूँ। मैं रिटर्न पे तो मैंने बहुत कोशिश करी, मैं अपने इंटरव्यू के लिए और अच्छे से प्रिपेयर कर सकती हूँ। कहाँ गड़बड़ हुई क्योंकि जो अभी कहाँ तक समझ गड़बड़ में हुई नहीं मुझे आई? आज तक समझ नहीं आया, इसीलिए तो ये मैं कर सकती हूँ। अब आगे की क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? सिविल में जाना है या नहीं जाना है? अभी तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि मैं पहले अपनी जॉब एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं इसको अच्छे से निभाना चाहती हूँ, अपनी ड्यूटीज़ निभाना चाहती हूँ जैसा कि मैंने सोच रखा था। तो वही मैं इस पे ही ध्यान देना चाहती हूँ अभी फ़िलहाल तो। आप मानते हो प्लान भी होना चाहिए या नहीं? क्योंकि सबका अपने अपने थॉट रहते हैं कि अगर प्लान भी रखा है तो हो सकता है जो प्लान है पे फोकस कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देंगे हम। प्लान भी होना चाहिए, लेकिन डेडिकेशन आपका प्लान ए के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि मैं जब तैयारी कर रही थी मुझे लगता था कि यार हो नहीं पा रहा है, क्या करूँ, स्विच कर दूँ क्या प्राइवेट की तरफ। लेकिन वो जो आपका कोर हार्ट होता है ना, जहाँ से आवाज़ आती है, वो कभी आई नहीं। तो मेरा हमेशा से पीएससी के अलावा मैंने कोई और एग्ज़ाम नहीं दी। मतलब लोग स्विच कर जाते हैं एसएससी की तरफ या कुछ भी, तो मेरा था ही नहीं। मुझे था कि मुझे एमपीपीएससी से ही निकालना है। तो वो हमेशा आपके माइंड में और आपके एक्शन में होनी चाहिए वो चीज़ें। तो यही था मेरे अंदर हमेशा से। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि पढ़ने में आप शुरुआत से कैसे थे, एक एवरेज थे या फिर एक
पढ़ने में कुछ रहता है ना कि ब्रिलियंट है पढ़ने में शुरू से? नहीं, मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट रही हूँ हमेशा से। मतलब अगर देखा जाए तो मैं 10th-12th में 60-70 वाली स्टूडेंट रही हूँ। कभी भी बहुत ज़्यादा मैंने ब्रिलियंट स्टूडेंट जो होते हैं क्लास में, वैसा नहीं रहा है। लेकिन हाँ, जब मैं 12th के बाद जब मैंने ग्रेजुएशन किया और फिर जब मैं इधर आई फील्ड में, उसके बाद मुझे था कि पढ़ना है। और उसके बाद से मैंने ये मेरे पापा का था सपना मेनली कि उनको मुझे पीएससी में ही भेजना था और वही चीज़ मेरा सपना वो कब बन गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर मेरा इंटरेस्ट भी आ गया और सब चीज़ें, तो मैंने वही किया है। अच्छा, चीज़ें क्लियर थी पहले से? ऐसा मेरे साथ नहीं था। जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया उसके बाद में जब पापा ने बोला, समझाया और जब मैं भी चाहती थी, मैं भी गवर्नमेंट में ही चाहती थी, तो पापा ने बोला कि ये कर सकते हो। तो मैंने कहा और फिर मैंने जब सिलेबस देखा तो मैंने कहा हाँ, मुझे इंटरेस्ट भी आ गया। और फिर जो पापा का था कि अगर तुम कर सकते हो तो करो। उन्होंने कभी फ़ोर्स नहीं किया, लेकिन उन्होंने बोला अगर आप कर सकते हो तो करो। मेरी तरफ से पूरा आपको सपोर्ट है। और फिर उन्होंने इंदौर का भी उन्होंने ही बोला कि इंदौर जाओ, वहाँ से तैयारी करो। लेकिन क्या होता है ना, जब आप स्टार्टिंग में आते हैं, आपको उतनी समझ नहीं रहती है। मैंने सिलेबस देखा, सिलेबस को समझने में ही मुझे टाइम लग गया, 1 साल तो कम से कम सिलेबस समझना, फिर नोट्स। और फिर जब मैं आई थी उस टाइम इंग्लिश मीडियम के लिए ज़्यादा सोर्सेज़ भी अवेलेबल नहीं थे, तो ये सब चीज़ों को समझने में टाइम लगा। लेकिन जब मैंने शुरुआत की तो मेरा इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि फिर वो चीज़ मेरे अंदर बैठ गई। तो फिर यही मैंने अच्छा, कोई अगर एमपीपीएससी में आना चाहता हो, चाहे सिविल में हो या एफएसओ में, क्या एक एवरेज स्टूडेंट को आना चाहिए इसमें या फिर? बिल्कुल आना चाहिए। एवरेज स्टूड मुझे तो लगता है कि एवरेज स्टूडेंट वो कर सकते हैं जो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ब्रिलियंट जो कर सकता है वो एवरेज नहीं कर सकता। ये बिल्कुल मैं नहीं मानती हूँ ये चीज़ को, क्योंकि मैं खुद भी एक एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल कर सकते हैं एवरेज क्योंकि बहुत स्टूडेंट। सारों का रहता है कि जो सिलेक्शन हो रहा है, हो सकता है ये तो पढ़ने में एक नहीं, अच्छे फिर हो तो या आपने फिर इनका 12th फेल जो मूवी देखी बैकग्राउंड होगी। रहा है इनका बहुत अच्छा रहा होगा, एजुकेशन बहुत अच्छा रहा होगा, तभी जाके इन लोगों को सिलेक्शन हो रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है पर्सनली, क्योंकि वो तो अपन ने देखते ही ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 12th में फ़ेल हुए हो, 12th फ़ेल मूवी देखी है अपन ने, और या आपका पढ़ाई में अगर आप अच्छे नहीं हो तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते हो। पढ़ाई करने की और डेडिकेशन अपने अंदर लाने की कोई उम्र नहीं होती मेरे हिसाब से। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे लगता है। आपका मीडियम इंग्लिश रहा है, हाँ जी। तो इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम को लेकर कुछ डिफरेंट चैलेंजेस रहते हैं कि इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा कुछ मेहनत करना पड़ता है, फिर हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है? चैलेंजेस ना खुद में ही रहते हैं। मतलब क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मुझे हिंदी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी स्टार्टिंग में, और मोस्टली अपन ने देखा है कि इंग्लिश में अभी बुक्स आने लग गई है। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब उतने सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे इंग्लिश मीडियम के, तो मैंने हिंदी से ही पढ़ाई करी है। जैसे परीक्षा धाम हो गया, मैंने आपको जो बुक्स बताई थी एमपी के लिए, तो वो मैंने हिंदी में ही पढ़ी है। एमपी तो मैंने हिंदी में ही पढ़ा है। लेकिन जो फूड टेक का अगर अपन लेंगे तो उसमें आपको हिंदी में पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फूड टेक में आप बैक्टीरिया के नाम हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हैं उनको आप हिंदी में नहीं कर सकते हैं, तो फूड टेक में तो आपको इंग्लिश ही पढ़नी पड़ेगी। तो एफएसओ में हिंदी और इंग्लिश दोनों बैलेंस करके चलना पड़ेगा आपको, और लैंग्वेज बैरियर का काम तो नहीं करती है मुझे लगता है। एक चीज़ जो सब लोगों के अंदर रहता है कि अगर कोई इंग्लिश मीडियम से है और हिंदी मीडियम से है, तो जो हिंदी मीडियम वाले रहते हैं फिर कोई रहता है, उसकी मेंटलिटी ऐसी हो जाती है कि इंग्लिश मीडियम वाला जो रहता है ना, वो पहले से बहुत मैच्योर रहता है। ऐसे रहती है चीज़ें? ऐसा तो नहीं लगता मुझे। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी काफ़ी मतलब मैच्योर रहते हैं। मैच्योरिटी तो अपना पर्सनल वो रहता है ना कि अपन एक्सपीरियंस से मैच्योर होते हैं, ना कि इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम से। जब अपन चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं तो मैच्योरिटी तो ऑटोमेटिक आ ही जाती है अपने अंदर। कुछ चीज़ें ऐसी, एंड करते पॉडकास्ट का, कुछ चीज़ें ऐसी जो इस जर्नी ने बहुत कुछ आपको सिखाया हो? मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरा एग्ज़ाम था, जिस दिन 14 दिसंबर को मेरा एफएसओ का पेपर था, उसके 1 दिन पहले मैंने अपने घर पे कॉल किया, पापा-मम्मी से बात की, और मैं बहुत घबराई हुई थी क्योंकि नेक्स्ट डे पेपर था और एंग्ज़ायटी हो रही थी और समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। तो जब पापा ने बात की तो पापा ने कहा कि बेटा टेंशन नहीं लेना, होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जबकि मैं इतने टाइम से फेलियर देखते आ रही थी, पेरेंट्स को भी मतलब मैं कुछ फेस नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर भी पापा ने जब ये बोला तो मेरे अंदर एक
बिल्कुल जो वो लहरें उठ रही थी वो शांत हो गई, बिल्कुल मैं शांत हो गई कि मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर पापा ने मुझसे एक चीज़ और हमेशा से कही थी, गीता की वो एक लाइन है कि युद्ध भूमि में जाने से पहले युद्ध की इतना प्रयास कर लो कि आपको रणभूमि में कुछ भी नया नहीं लगे। तो वही चीज़ मैंने अपनी एंटायर जर्नी में अप्लाई की, और वही चीज़ मुझे जब पापा ने लास्ट डे भी मुझसे बोला एग्ज़ाम के 1 दिन पहले कि बस तुम अपना 100% देना, होना है हो जाएगा, नहीं होना है नहीं होगा। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी, और मुझे लगता है कि पेरेंट्स का इतना ही बोल देना बच्चों के लिए वो सब कुछ होता है। तो ये था मेरा जर्नी का। काफ़ी कुछ आपकी जर्नी से मुझे लगता है जो भी लोग देख रहे हैं उनको सीखने को ज़रूर मिलेगा। और कुछ लास्ट में 3 चीज़ें ऐसी जो हर एक एस्पिरेंट को, इवन एमपीपीएससी वाले एस्पिरेंट नहीं, हर एक एस्पिरेंट को नहीं करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। नहीं करना चाहिए। हाँ। मुझे लगता है कि जो अपन पढ़ाई करते हैं और जो पढ़ाई में अपन जो दिमाग में ये लाते हैं ना कि यार स्विच कर दें क्या, जो वो चीज़ें होती है वो नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ जो करना चाहिए, हमेशा अपने आप को, जिसको सक्सेस होना है अपने आप को सेकंड चांस ज़रूर देना चाहिए। अपन जब अपने को लगने लग जाए ना कि बस हो गया है यहाँ पे, यू टर्न ले लेते हैं, तो वो यू टर्न के बाद आप सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप यू टर्न लेने का सोचते हैं और फिर एक लास्ट मौका, ये अगर अपन सोच लेते हैं ना माइंड में, तो फिर आप डेफिनेटली कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता मुझे लगता है। तो कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये 3 चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है सक्सेस के लिए। सो थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you. और उम्मीद है कि जो लोग सुन रहे हैं उनको भी अच्छा लगा होगा। आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा? अभी लगभग 30 मिनट होने को है इस पॉडकास्ट को। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने दिल से सारी चीज़ें बोली, और मतलब मैं जो चाहती थी, जो मेरा एक्सपीरियंस था और जो मैं लोगों से शेयर करना चाहती थी, वो सब कुछ मैंने किया, और थैंक्स टू यू, जो सब कुछ अच्छा था। अच्छा, आने से पहले कुछ लग रहा था? ऑनेस्ट बताइएगा थोड़ा सा कि पॉडकास्ट से पहले क्या चीज़ें चल रही थी थॉट दिमाग में, की रहता ना? एक्चुअली मैं बताऊँ तो मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि मैं क्या बोलना है या आप क्या पूछेंगे या मुझे कुछ बोलना है। मुझे बस ये था कि मुझे वही बोलना है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने जर्नी में या अपनी लाइफ में जो भी किया है। तो बस मैंने वही, आपने पूछा और मैंने वही बताया बस आपको। चलिए, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप सभी को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जुड़ जाइए। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट के साथ।